वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का इजलास। अफगानिस्तान के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी लाने, गैस के शोबे की डी रेगुलराइजेशन और गैस सिलेंडर के हवाले से जामे पॉलिसी लाने का फैसला। गवादर के मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म नोटिस ले चुके हैं। वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल गवादर जाएंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। OIC के इजलास का मकसद अफगान भाइयों के लिए मदद का हुसूल है। इलेक्शन कमीशन को EVM मशीन फराहम करने के लिए तैयार है। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन की काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन का किरदार कलीदी है। तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए हमें अपने आप को असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान। OIC के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा है। दुनिया को बावर करा रहे हैं कि अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की गलती न करें। अगर अफगानिस्तान पर तवज्जो न दी गई तो इंसानी अलमिया जन्म लेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान की भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज के हाथों मजीद 2 कश्मीरियों के कत्ल की शदीद मज़म्मत। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। RSS और BJP के गठजोड़ पर मबनी जराइम अक़वाम मुत्तहिदा इंक्वायरी कमीशन के मुतकाज़ी हैं। दफ्तर ख़ारजा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती मार्के में ख़वातीन की शमूलियत, जेलों में महफिल मुशायरा और किताब मेले और जॉन एरिया के यौम पैदाइश पर रिपोर्ट्स भी कैबिनेट आर का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से प्रोग्राम कैबिनेट आर के साथ मैं हूं हुमा मलिक। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिल के इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय है। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए।
ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निजाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। Apart from helping in the international evacuation efforts, Pakistan has extended all possible support and provision and facilitation of humanitarian relief. Going forward, we believe positive engagement of the international community with Afghanistan is extremely important. We have an enlightened self वेलकम बैक नाज़रीन। पहली खबर शामिल करते हुए आपको आगाह करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर के मामलात का नोटिस लेते हुए वफाकी वज़रा असद उमर और ज़ुबैदा जलाल को वहां का दौरा करके जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत वफाकी काबीना के इजलास के दौरान साहिली शहर में जारी एहतजाज पर गौर के दौरान दी। वफाकी काबीना में मुल्क में महंगाई और गवादर में जारी एहतजाज पर गौर किया गया। काबीना को बताया गया कि गवादर में पानी के मंसूबों पर वफाकी दारुल हुकूमत को पानी की फराहमी से ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। जनूबी बलूचिस्तान के लिए 700 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जिसमें से 560 अरब रुपए वफाक ने फराहम किए। इसके बावजूद अगर वहाँ के मसाइल हल नहीं हो रहे तो वहाँ का सरे-नौ जायजा लेने की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा असद उमर और ज़ुबैदा जलाल को गवादर का दौरा करके जामे रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी।
पॉम्पी। वफाकी काबीना को बताया गया कि मुसलसल तीसरे हफ्ते मुल्क में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। इजलास को बताया गया कि जनवरी से राशन रियायत प्रोग्राम के आगाज से आवाम को आटे, दालों और घी पर 30% रियायत मिलेगी, जिससे उन्हें मजीद रिलीफ मिलेगा। काबीना ने सिंध में अशिया ज़रूरिया की ज़्यादा कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन फ़ज़ाई रूट में तब्दीली, पाकिस्तान और इराक के माबैन फ़ज़ाई सफ़र के मुआहदे में तरमीम, पुराने करेंसी नोटों की तब्दील करने की मुद्दत में 31 दिसंबर 2022 तक तौसी, पाकिस्तान के रास्ते दूसरे ममालिक में नकल मकानी करने वाले अफगान बाशिंदों के लिए दी गई सहूलत में मजीद 60 दिन की तौसी और वीज़े के हुसूल में सिक्योरिटी क्लियरेंस की मुद्दत 30 दिन से कम करके 15 करने की मंजूरी दी गई। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वफाकी काबीना ने EVM और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का इख्तियार देने के कवानीन लागू करने के बाद आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराने के आज़म का इरादा किया। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में खवातीन का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए हमें अपने आप को असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। तफसील के लिए देखिए सिद्र आसम की रिपोर्ट। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि औरतों के हवाले से मुआशरे पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उन्हें बाइख्तियार बनाकर ही मुआशरे का फाल शहरी बनाया जा सकता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि जंगे किसी तनाज़े का हल नहीं, मुज़ाकरात और फाहमो तफहीम के जरिए ही मसाइल का हल मुमकिन है। सबसे अहम चीज़ जिंदगी में आपकी इखलाकी अक़दार रहेंगी। इल्म एक जरिया बनेगा मईशत को बेहतर करने का। मेरा और आपका मज़हब जिसकी बुनियाद पर 1400-1500 साल से हम जी रहे हैं, उसमें औरत का एक इज्जत का और एम्पावरमेंट का मुकाम है। तो ये लिप सर्विस नहीं है। हमारी भी दुनिया के अंदर मैं एक लिप सर्विस देखता हूँ कि जब अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी हो रही थी, जब औरत की फ़िक्र कम थी, जैसे ही अफगानिस्तान में दूसरा दौर आया तो वहां पर यह फिक्र होने लगी कि औरतों के राइट्स और बच्चों के राइट्स। जंगों के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट औरत और बच्चा होते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि कश्मीर में होने वाले मजालिम पर मगरिब खामोश है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पेशावराना तालीम हासिल किए बगैर तरक्की के अहदाफ हासिल करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीमी शोबे में बेहतरी लाने के लिए भरपूर इकदामात कर रही है। सदर मुमलिकत ने तालबात में सर्टिफिकेट और अवार्ड्स भी तकसीम किए। सिद्र आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि असर हाजिर में दुनिया में बयानिए की जंग लड़ी जा रही है और बयानिए की जंग में इत्तलात को मरकजी अहमियत हासिल है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से बयानिए की जंग लड़ने वाले इदारों को कमज़ोर किया गया। अब भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी सतह पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान को मॉडर्न वॉरफेयर जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हमें आलमी सतह पर मुल्की बयानिए को मौसर अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि माजी में जंगी लूट मार को बुरा नहीं समझा जाता था, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद वार मोरालिटी तब्दील हुई और इस्तेमारी कुव्वतों को ज़ेर तसल्लुत इलाकों को आज़ाद करना पड़ा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 50 की दहाई के बाद किसी मुल्क या इलाके को कॉलोनी नहीं बनाया गया। अमरीका जैसे मुल्क ने भी रूस के खिलाफ जहाद के नाम पर अफगान जंग लड़ी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान OIC की वज़रा ख़ारजा काउंसिल के इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा है। दुनिया को बावर करा रहे हैं कि अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की गलती ना करें। अगर अफगानिस्तान पर तवज्जो ना दी गई तो इंसानी अलमिया जन्म लेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई ब्लॉक बनाने का इरादा नहीं है। अफगानिस्तान की ऊपरी हुकूमत को बताया है कि दुनिया को मुतमईन करने का ये मौका ज़ाया न करें। 1 पॉइंट एजेंडा है और फोकस कर रहा है अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर और दुनिया को बावर करा रहा है कि ये गलती न कीजिए। और अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होता है तो जिन मकासद के लिए आप अफगानिस्तान में गए थे 9/11 के बाद के टेररिस्ट को स्पेस न दी जाए, उनको स्पेस मिल जाएगी और ये बहुत बड़ी तारीखी गलती होगी। उस गलती से बचिए।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान का OIC की वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के अफ़गानिस्तान पर गैर मामूली इजलास की मेज़बानी करना इस कायदाना किरदार के मुताबिक है जो पाकिस्तान ने खित्ते में अदा किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तब्दील होते जियो पॉलिटिकल मंजरनामे में मुस्तकबिल की ख़ारजा पॉलिसी के मसाइल के उन्वान पर मार्गला डायलॉग फोरम 2021 से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इज्तमाइयत की हामिल हुकूमत की तश्कील का हामी है जिसमें तमाम नस्ली और मजहबी अक़लियतों समेत ख़वातीन के हुकूक का एहतराम हो। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की रोशनी में हम अमरीका के साथ ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं जो हमारी तब्दील शुदा तरजीहात से हम आहंग हो। अफ़गानिस्तान के बारे में बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान की इंतहाई संगीन सूरत हाल दरपेश है जिसके नताइज का सामना हमसाया ममालिक के तौर पर हमें खित्ते और दुनिया को भी यकीनी तौर पर करना होगा। अफ़गान हुकूमत ने अपने तमाम हमसायों को यकीन दिलाया है कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। भारत के साथ ताल्लुकात पर बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इक़्तिदार संभालते ही हमारी हुकूमत ने बार बार कोशिश की कि बातचीत के ज़रिए मसाइल हल किए जाएं ताकि हमारे मशरकी हमसाए से हमारे भी ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन हर किस्म की बातचीत के लिए हमारे हमसाए ने दरवाजे बंद करने का इंतखाब किया। उन्नीस दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाला OIC का खुसूसी इजलास 1 पॉइंट एजेंडे के तहत अफगानिस्तान पर हो रहा है। इस इजलास में अफगानिस्तान में खुराक की कमी और बैरून मुल्क से इमदाद की बंदिश समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर होगा। इस बारे में देखेंगे मरियम मलिक की रिपोर्ट। OIC में 57 के करीब ममालिक शामिल हैं। इस्लामी मुल्कों की इस तंजीम का क़याम 1969 में अमल में लाया गया था। उस वक्त इसराइली जाहिरियत के खिलाफ आलम इस्लाम के रहनुमाओं ने इत्तफाक किया था कि आइंदा मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस का इस प्लेटफॉर्म से मुकाबला किया जाएगा। आलमी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी और मुख्तलिफ औकात में जो मुहिम चलाई जाती रही है, OIC उनकी रोकथाम के हवाले से खसूसी अहमियत रखता है। कुछ अरसे से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने और उनकी दिल आज़ारी के लिए नफरत अंगेज इकदाम सामने आए हैं। उस वक्त भी मुस्लिम उम्मा को इस्लामोफोबिया समेत कई मसाइल का सामना है। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम पर जिंदगी महाल कर दी है। माजी की निस्बत मौजूदा दौर में मुसलमानों की इस तंजीम के किरदार और इसकी अहमियत की जरूरत ज्यादा है। इस्लामी ममालिक कॉन्फ्रेंस के वज़राए ख़ारजा की कौंसिल का 19 दिसंबर को गैर मामूली इजलास सऊदी अरब की तजवीज़ पर पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक्किद होगा, जिसमें यकनकाती एजेंडे के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास अफगानिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद बंद होने के बाद खुराक और अद्वियात की किल्लत के नतीजे में इंसानी बहरान से बचाव की हिकमत अमली पर गौर करेगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि अबूरी हुकूमत आलमी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाह है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल बैनुल-अक़वामी ताउन की मुतकाज़ी है। हमने बारहा ये मुतालबा किया है कि मुंजमद अफगान असासे बहाल किए जाएं। अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि हम किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखते और अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल समेत पंजाब में जारी फलाही और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने पंजाब में जारी फलाही मंसूबों की तारीफ की और सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला ने सदर मुमलिकत को डेंगू के फैलाव पर काबू पाने के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने खातून अव्वल बेगम समीना अलवी के हमरा शाही कला लाहौर में पिक्चर वॉल और शाही बावर्ची खाने का दौरा किया। इस मौके पर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को पिक्चर वॉल को उसकी असल हालत में महफूज करने और पिक्चर वॉल पर जारी काम के हवाले से ब्रीफ किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुग़लिया ज़माने के नफीस और पेचीदा काम में इंतहाई गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए इस्लामी तारीख के इस अहम हिस्से को महफूज करने की तफसीली कोशिशों को सराहा। सदर पाकिस्तान ने हाल ही में बहाल किए जाने वाले शाही बावर्ची खाने का भी दौरा किया और किले को उसकी असल हालत में बहाल रखने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद जुबैर के बयानात ने नून लीग के अंदर की तकसीम को मजीद वाज़ेह किया है। इन खानदानों ने मुल्क को तबाह कर दिया।
अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी जरदारी से आगे निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महीने खैबर पख्तूनख्वा और अगले चंद माह में पंजाब में ताकतवर मकामी हुकूमतों के इंतखाब हुकूमत का एतमाद जाहिर करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार भी खड़े नहीं कर सकी। यही हालत पंजाब में होगी। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि सिर्फ 1-2 टीवी चैनल्स आपकी अमली तौर पर मुर्दा सियासत को जिंदा रखने की सही कर रहे हैं। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि 2008 से 2018 तक वज़ारत आला के दौरान शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मफरूर सलमान शहबाज ने अपनी शुगर मिल्स के चपरासियों, क्लर्कों के नाम पर 28 खुफिया अकाउंट्स के जरिए 16 अरब रुपए से ज़ायद की नाजायज़ दौलत और करप्शन छुपाई। अपने एक ट्वीट में वज़ीर ममलकत ने कहा कि एक धेले की करप्शन न करने के दावेदार अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस निकले। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ इश्तिहारी सलमान शहबाज को पाकिस्तान वापस बुलाएं और अदालतों के सामने पेश करें और कौम की लूटी हुई दौलत का हिसाब दें। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि जगलोट स्कर्दूर सड़क की तामीर से इलाके में सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। अपने एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि रवा माह गिलगित चंदूर मंसूबे का भी आगाज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद और वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की काविशों की बदौलत एक और अहम वफाकी मंसूबा मुकम्मल हो गया है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने ट्विटर पर स्कर्दू 0 पॉइंट और जगलोट स्कर्दू शाहरा की तामीर से पहले और बाद की तस्वीर भी शेयर की। इंसदाद मुनशियात की वफाकी वज़ीर एजाज अहमद शाह से कैनेडियन हाई कमिश्नर विंडी गुलमोर और स्विट्ज़रलैंड के डेप्यूटी हाई कमिश्नर अल्बर्टो ग्रोव ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुनशियात की आलमी पॉलिसी से मुतालिक तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पहली मरतबा कौमी सतह पर इंसदाद मुनशियात की पॉलिसी लेकर आए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इंसदाद मुनशियात काउंसिल की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन बेहतर हिकमत अमली है। मुलाकात में इस अज़म का इयादा किया गया कि आने वाले दिनों में बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाकर मुनशियात का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। मुआवन खुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि महंगाई और मुल्क की तबाही के जिम्मेदारान नून लीगी फिलॉसफर हैं। महंगी बिजली के मंसूबे भी नाअहल लीग के तोहफे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि खजाने और आवाम पर पड़ने वाले इस बोझ की जिम्मेदार नाअहल लीग है। नाअहल मियाँ की सियासत का महवर आवाम नहीं बल्कि माल बटोरना था। उन्होंने कहा कि बिजली के मुआहदों के जरिए नून लीग ने अवाम पर जुल्म किया। गैर हकीकी मुआहदों के जरिए पावर सेक्टर को गिरवी रख दिया गया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने IPPs के साथ मुआहदे तब्दील करके रेट्स कम करवाए। इन रिवाइज मुआहदों की बदौलत अगले 15 सालों में 800 अरब रुपए की रियायत मिली। नाजरीन, साल 2021 अपने दामन में बहुत सी यादें समेटे इख्तिताम पजीर होने को है। इस साल पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में क्या अहम काम हुए, कौन सी कामयाबियां हासिल हुई और कहां अभी तशनाकामी है, इसका जायजा लेंगे कुछ खुसूसी रिपोर्ट्स में। तो इस सिलसिले की पहली रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वबा के दौरान भी कौमी असम्बली के सेशन कोरोना क़वाइद ज़वाबित की पाबंदी और समाजी फासले को मलहूज़े खातर रखते हुए बाकायदगी के साथ मुनक्कद होते रहे। कौमी असम्बली के तीसरे पार्लिमानी साल में रिकॉर्ड कानून साजी हुई। 130 दिन असम्बली बिजनेस में 44 अहम हुकूमती बिल मंजूर किए गए। इस साल पार्लिमान की कारकर्दगी खासतौर पर कौमी असम्बली के ऐवान की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही है। एक दिन में 33 बिलों की मंजूरी एक गैर मामूली बात है। इससे पहले ये 21 का रिकॉर्ड था। उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट के राइट के हवाले से बिल शामिल है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से बिल है। ख़वातीन की वर्क प्लेस पर हरासमेंट के हवाले से बिल है। सबसे लैंडमार्क अचीवमेंट है मेरे ख्याल में कि बहुत सारी कानून साजी हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर की है। निजी कार्रवाई के दिन 16 प्राइवेट मेंबर्स के बिल मंजूर, जबकि 85 प्राइवेट मेंबर्स के बिल ऐवान में पेश किए गए। इतनी बड़ी तादाद में प्राइवेट बिल्स का ऐवान में आना यह ज़ाहिर करता है कि अरकान कौमी असम्बली कानून साजी की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में कितनी संजीदगी के साथ असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। स्पीकर असद कैसर ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस का किरदार ऐसा अंदाज में निभाया। कौमी असम्बली ने इस बार भी जो है वो एक रिकॉर्ड कानून साजी की है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक जो खींचातानी थी वो पार्लियामेंट को चलाने के हवाले से रही है और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के लिए भी एक बड़ा इम्तहान था कि वो इस ऐवान को जो है वो
खुशगवार अंदाज में चलाएं। उन्होंने इसके हवाले से कोशिश भी की। जमहूरी रवायात हैं उनको अगर हमने फ़रोग़ देना है, परवान चढ़ाना है, तो फिर पार्लियामेंट को चलाना, कौमी असम्बली को चलाना सिर्फ हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी नहीं होती। तो ये तो अपोजिशन का भी इसमें जो रोल है वो होता है। कौमी असम्बली के तीसरे पार्लिमानी साल में मुख्तलिफ मुल्की और बैन अल-अक़वामी मामलात पर 9 करारदादें भी मंजूर की गईं, जिसमें ज़्यादा अहम इस्लामोफोबिया की रोकथाम, इंसदाद तशद्दुद, मसला फ़लस्तीन और मुल्क में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की करारदादें शामिल हैं। पार्लिमानी साल में मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली ने 5840 सवालात किए, जिनमें 948 सवालों के जवाब दिए गए। मुख्तलिफ अहम अमूर और मसाइल पर 364 तहारीक बहस के लिए जमा कराई गईं, जिसमें से 56 पर ऐवान में तफसील से तबादला ख्याल किया गया। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी बिल्कुल नाज़रीन, 15वीं कौमी असम्बली के कामयाबियों से भरपूर 3 पार्लिमानी साल मुकम्मल हो गए हैं। इस हवाले से आप रिपोर्ट मुलाहिज़ा कर रहे थे हमारे नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पूंछ में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। KMS के मुताबिक नौजवान को भारतीय फौजियों ने जिला के इलाके सरनकोट में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकारों के हमरा एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। काबिज फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज़ भी श्रीनगर के इलाके रंगरेट में महासर तलाशी के दौरान जाली मुकाबले में 2 मजीद नौजवानों को शहीद कर दिया था। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज के हाथों मजीद 2 कश्मीरियों के कत्ल की मज़म्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से भारतीय इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है RSS और BJP के गठजोड़ पर मबनी जराइम अक़वाम मुत्तहिदा इंक्वायरी कमीशन के मुतकाज़ी हैं। तर्जुमान का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। 13 दिसंबर को भारतीय काबिज अफवाज ने श्रीनगर में एक जाली मुकाबले में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 1 माह में भारतीय काबिज अफवाज के हाथों 19 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। भारत मजहबी जुनूनियत और हिंदू इंतहा पसंदी के लिहाज से इस वक्त दुनिया का बदतरीन मुल्क बन चुका है, जहां मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों समेत किसी भी दूसरे मजहब के मानने वालों से जीने का हक छीन लिया गया है। मसाजिद और गिरजा घर मिसमार करके मंदिर तामीर किए जा रहे हैं और RSS और BJP के दहशतगर्द गैर हिंदुओं के कत्लेआम में मसरूफ हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात में नोबेल इनाम याफ्ता आंजहानी मदर टेरेसा के खैराती इदारे के इर्द गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है और इस इल्ज़ाम में कि यहाँ हिंदू बच्चों को इंजील पढ़ाई जाती है और उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है, मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गुज़श्ता हफ्ते रियासत मध्य प्रदेश में सैकड़ों मुश्तइल हिंदुओं ने एक चर्च स्कूल पर भी हमला किया, जहाँ तलबा और असातिज़ा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि भारत में कोई भी महफूज नहीं रहा, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो या खुद मुसलमान हो, या खुद अगर हिंदुओं की बात कर लें तो वहाँ शूदर हैं, दलित हैं, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। क्या कहेंगे आप, आलमी बरादरी क्यों खामोश है? देखिए, बुनियादी तौर पर भारत के बनने का, आज़ाद होने का मकसद तो एक सेकुलर रियासत का क़याम था और सेकुलर रियासत का जो उसकी एहसास है वो ये है कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनको बर्दाश्त किया जाए और बग़ैर किसी मज़हब के फेवर के जो है रियासत को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन शुरू दिन से ही ये चीज़ हालात ख़राब होते रहे। उसमें संघ परिवार आप देखें जिन्होंने गांधी का कत्ल किया था, फिर उसके बाद जो है वो भी RSS, BJP, विश्व हिंदू परिषद, VHP, ये तमाम की तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हिंदू इंतहा पसंदी को जो है वो इन्होंने फ़रोग़ दिया। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत हिंदुस्तान में जो आई है नरेंद्र मोदी के अंदर, इसने तो तमाम के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो अदम बर्दाश्त इस वक्त देखने में आ रही है और जितना बाकी मज़ाहिब को सख्ती का और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दर हकीकत इसका तमाम
جو کریڈٹ ہے اور اس کا سہرا جو ہے وہ آپ نریندر مودی کو ہی پہنائیں گے، کیونکہ اسی کی یہ جو عدم برداشت کی جو تحریک ہے اس نے ہندوستان میں جو ہے وہ تمام مذاہب کو غیر محفوظ کر دیا ہے. خاص طور سے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر محفوظ ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم نریندر مودی کا مائنڈ سیٹ دیکھیں تو بھی یہی تھا کہ وہ اینٹی مسلم کیمپین کر کے ووٹ لیتے تھے. جب حکومت انتہا پسند ہے، جب وہاں کے لوگ انتہا پسند ہے، ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، اس کو ٹیکل کیا جائے. اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا دنیا کا کوئی مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو آپ کا مذہب نہیں مانتا آپ اس کو مار دیں، تو یقیناً آپ کا جواب نہ میں ہوگا. اور اگر اس کا جواب نہ میں ہے تو عالمی سطح پر کیا پالیسی بن رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت تو دو ایسے فورمز ہیں جہاں سے کہ اس بات کو آگے اٹھایا جا سکتا ہے. پہلا تو سیاسی فورم ہے اور اس میں کسی صورت میں بھی کامیابی نظر نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتصادی مقاصد ہیں مختلف طاقتوں کی دنیا میں، تو وہ تو اس کو بھارت کو کسی صورت میں اس ڈائلاگ میں انگیج نہیں کریں گے. دوسرا جو فورم ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا ہے. کسی طریقے سے اقوام متحدہ اس چیز کا ادراک کرے کہ مذہب ایک بہت ہی ذاتی معاملہ ہے. کسی صورت میں سیاسی طور پر کسی بھی ایک مذہبی جو گروہ ہے یا ایک کمیونٹی ہے اس کو ٹارگٹ نہ کیا جائے. اس وقت جو ہم بھارتی گجرات میں مدر ٹریسا کے جو چرچ ہے یا ان کے جو تمام اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کے اوپر جو مظالم ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں ہندوستان میں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ذمہ داری بھی کہ وہ ساری دنیا میں ایک قانون بنا دے کہ مذہب کو کسی صورت میں ٹارگٹ نہ کیا جائے، پھر اس کو خاص طور سے ہندوستان پر جو ہے اپلائی کیا جائے. پہنچ گئی کہ اس ایسے وقت میں اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. بقیہ خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. Apart from helping in the international evacuation efforts, Pakistan has extended all possible support and provision and facilitation of humanitarian relief. Going forward, we believe positive engagement of the international community with Afghanistan is extremely important. ویلکم بیک ناظرین. پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے سن 1971 کے جنگی کارناموں پر مبنی ایک مختصر دورانیے کی دستاویزی فلم جاری کرتی ہے. اس دستاویزی فلم میں 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کے جانباز ہوابازوں اور جوانوں کے ناقابل فراموش کردار کو اجاگر کیا گیا ہے، جنہوں نے دشمن کے خلاف جرأت، شجاعت اور بہادری کی لازوال داستانیں رقم کی. 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کے 14 فلائنگ اسکواڈرن نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ہلکی رفتار سے اڑنے والے T-33 ٹرینر طیاروں سے لیس نمبر 2 اسکواڈرن کی قیادت ونگ کمانڈر علی اصغر رندھاوا کر رہے تھے. ان جہازوں کو جنگ کے مد نظر گراؤنڈ اٹیک کے رول کے لیے خصوصی طور پہ تیار کیا گیا تھا.
آپ کی قیادت میں اسکواڈن نے 43 حملوں میں حصہ لیتے ہوئے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا۔ دستاویزی فلم میں اس عہد کی تجدید کی گئی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے لیے مادر وطن کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ دینے سے بڑا کوئی مقدس نصب العین نہیں ہے اور ہمارے شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ اسکواڈن کا سب سے کامیاب مشن مکھریاں ریلوے یارڈ کو تہس نہس۔ کچھ دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کے صوبہ پنجاب میں آبپاشی نظام کی بہتری کے لیے $20 کروڑ قرض فراہم کرے گا۔ اس قرض کی منظوری ایشیائی ترقیاتی بینک کے بورڈ نے منیلا میں ہونے والے اجلاس میں دی۔ اس رقم سے ملک میں زرعی پیداوار میں اضافہ اور خوراک کی کمی کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ اس قرض سے گریٹر تھل کینال آبپاشی اسکیم کی دوسری شاخ تعمیر کی جائے گی، جس سے بھکر، جنگ، خوشاب، لیا اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں 7,04,000 ہیکٹر رقبے کو سیراب کیا جا سکے گا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ وہ اپنے ثواب دیدی اختیارات اور فنڈز کو دکھی انسانیت کی خدمت پر خرچ کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان خیالات کا اظہار جگر کی پیوندکاری سمیت دیگر امراض میں مبتلا 6 مستحق مریضوں کے علاج کے لیے 96,44,000 روپے جاری کرتے ہوئے کیا۔ ان میں بون میرو کی مریض زاہدہ حماد، لیور ٹرانسپلانٹ کے عادل منیر، کینسر کے محمد شفیق، قوت گویائی اور سماعت سے محروم احمد نبیل، محمد برہان اور امن ہانی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت فوری علاج معالجے کے طالب مریضوں کی مالی اعانت کا سلسلہ جاری رکھے گی اور یہ ایک حکومتی فرض ہی نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے مختلف سرکاری محکموں کی سروسز کو ایک ہی جگہ یقینی بنانے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے ون ونڈو پورٹل کا اجرا کر دیا ہے۔ صارفین اب گھر بیٹھے آن لائن ضروری خدمات تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ پشاور سے دیکھیے ساجد اختر کی رپورٹ۔ اب صوبے میں سرمایہ کاری کے خواہش مند لوگوں کو NOCs، پرمٹس اور رجسٹریشن وغیرہ کے لیے مختلف سرکاری دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت نے لانچ کیا ہے ون ونڈو پورٹل، جس کے سرمایہ کار 11 مختلف سرکاری محکموں کی خدمات ایک ہی ونڈو پر حاصل کر سکیں گے۔ پورٹل کی مدد سے سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کو رجسٹریشن فیس اور ٹیکسوں کی ادائیگی سے جڑی سہولیات کے علاوہ عمارتی نقشوں کی منظوری کی سہولیات بھی آن لائن دستیاب ہوں گی۔ پورٹل کی مدد سے صوبے میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے والے حضرات یہ تمام سہولیات اور خدمات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اس موقع پر کہا کہ پورٹل کا قیام خیبر پختونخوا میں کاروباری اور صنعتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم ہے، جس کی مدد سے نجی سرمایہ کاروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ انسانی خدمت اور فلاح تحریک انصاف کی حکومت کے منشور کا حصہ ہے، جس کے لیے مختلف منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اطلاعات کے بارے میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ شہریوں کے معاشی تحفظ کے لیے احساس پروگرام اور دیگر فلاحی منصوبے جاری ہیں۔ PTV پشاور مرکز کے دورے کے موقع پر محمد علی سیف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے شہریوں کو صحت کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام اپنی نوعیت کا قابل ستائش پروگرام ہے۔ یہ جو بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ شروع ہے، اس کی وجہ سے اچانک ہی ایک انتخابی گہما گہمی پورے صوبے میں سامنے آ گئی ہے۔ مختلف جو حکومتی اقدامات ہیں جو پچھلے 3 سالوں میں حکومت نے اٹھائے ہیں، ان کو عوام کے سامنے اجاگر کرنا اور حکومتی کارکردگی کو عوام کے نوٹس میں لانا، کیونکہ عوام کے کافی مسائل ہیں اور بعض اوقات جب انٹریکشن نہیں ہوتا عوام کا اور میڈیا کا، معلومات کی عدم دستیابی جو ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات عوام میں ایک کنفیوژن پھیلتی ہے، اور بعض اوقات جو سیاسی اپوزیشن ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو میرا مین ٹارگیٹ تو یہی ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا کی جتنی بھی کارکردگی اب تک رہی ہے وہ تمام اقدامات عوام کے سامنے آئیں اور عوام کو پتہ چلے کہ اور آگہی حاصل ہو کہ حکومت نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب بھی کافی کین ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ عوام اور حکومت کے درمیان جو رابطہ ہے وہ مزید مضبوط ہو، فعال ہو، اور آگہی اور معلومات کا جو ایک سلسلہ ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے۔
जी नाज़रीन, इस वक्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। काबीना ने नए पाकिस्तान सेहत कार्ड का डिज़ाइन भी मंजूर कर दिया है और ये मंजूर किया है कि उस कार्ड के ऊपर हर ख़ानदान के सरबराह का नाम और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज किया जाएगा। काबीना ने आज पंजाब यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पंजाब हुकूमत और स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस के दरमियान मुआहदे की मंजूरी भी दे दी है और इस प्रोग्राम पे 3 बरस में करीबन 400 अरब रुपया खर्च किया जाएगा और इस 400 अरब रुपए से हर पंजाब के हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस तारीख साज कदम है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पंजाब में और इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब और पंजाब काबीना ने सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए हस्पतालों के अलहदा पर्सनल लेजर अकाउंट खोलने और रसीद शेयर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले की भी मंजूरी दे दी गई है। उसके अलावा आज सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से कुछ अहम फ़ैसले लिए गए और पंजाब ने ज़ीरो टाइम टू स्टार्टअप पॉलिसी के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है पंजाब काबीना ने और ये तारीख साज आसानियाँ पैदा करेगी उन सरमायाकारों के लिए जो पंजाब में अपनी सरमायाकारी लेके आ रहे हैं। इस पॉलिसी के तहत पंजाब में रिस्क बेस्ड NOC रजीम का आगाज़ होगा और इसके अंदर वो बिज़नेस जो लो रिस्क हैं उनकी ऑटोमेटिक अप्रूवल दे दी जाएगी उनको NOC की। जो मीडियम रिस्क कंपनियां हैं उनको भी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अप्रूवल ये मंजूरी दे दी जाएगी और रेगुलेटर का काम होगा कि उनको 5 से 10 दिन के अंदर ये मंजूरी दे और जो हाई रिस्क इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी 15 दिन की मियाद रखी गई है कि 15 दिन के अंदर उनको NOC दिया जाए ताकि जो हमारे कारोबार नए इधर सेट होने जा रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। उसके अलावा आज वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्डक्ट ऑफ अपील्स एंड रिव्यूज़ रूल्स 1959 में भी तरमीम की मंजूरी दी गई है। उसका नाम अब पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्डक्ट ऑफ अपील्स एंड रिव्यूज़ होगा और इसके तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में केसों का फ़ैसला 180 दिन में करना लाजमी करार दे दिया गया है। इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्डक्ट ऑफ मीटिंग रूल्स जो हैं 1959 के उसमें भी तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। उसके अलावा काबीना ने आज ये भी फ़ैसला किया है कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन में कॉरपोरेट गवर्नेंस इस्लाहात लाई जाएंगी और इन इस्लाहात को मुतारिफ़ कराने के लिए पंजाब सीड कॉरपोरेशन एक्ट 1976 में भी तरमीम लाई जाएंगी और जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी तादाद 9 से बढ़ा के 16 किए जाएगी ताकि वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर से जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे इस बोर्ड के मेंबर हों और इस बोर्ड को जदीद बुनियादों पर चलाया जा सके। मोटर व्हीकल्स के हवाले से पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन रूल्स 1959 में भी तरमीम की मंजूरी दे दी गई है और इन तरमीम की मंजूरी से पंजाब में रजिस्टर्ड गाड़ियां अब पंजाब में ही टोकन टैक्स अदा करने की पाबंद होंगी, लेकिन वो ई-पे के ज़रिए कहीं भी बैठे हों वो ये टोकन टैक्स अदा कर सकते हैं, लेकिन वो अदा उनको हुकूमत पंजाब को करना होगा। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन मार्क स्कीम के तहत लाहौर हाई कोर्ट की जो सरकारी गाड़ियां हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए L8C सीरीज़ अलॉट करने की मंजूरी भी दी गई है। पंजाब मोटर व्हीकल रूल 1969 के सेकंड शेड्यूल के रूल 42 में भी तरमीम की मंजूरी दी गई है और इस तरमीम से पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उनकी रजिस्ट्रेशन पर खुसूसी रियायत दी जाएगी और ये कदम जो है लॉन्ग टर्म में लाहौर में और पंजाब में स्मॉग के मसले को हल करने में भी मदद देगा। जैसे जैसे ट्रैफिक कम होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगी इंशाल्लाह स्मॉग पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। उसके अलावा ये भी फ़ैसला किया गया है कि गाड़ियों के जो पुरकशिश नंबरों की अलॉटमेंट के लिए ई-ऑक्शन पॉलिसी है उसको मज़ीद मौसर बनाया जाएगा और पुरकशिश नंबरों की जो फ़हरिस्त है उसमें मज़ीद इजाफ़ा भी किया जाएगा। इसके अलावा वीट रिलीज़ पॉलिसी यानी कि गंदम रिलीज़ पॉलिसी 2021-22 की मंजूरी भी दी गई है और इसमें हमारा एम ये है कि पंजाब में गंदम की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। प्राइस कंट्रोल करने और मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे काबू पाने के लिए जो 1970 का एक्ट था 1977 का
اس کو بھی پنجاب میں اختیار کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پرائز کنٹرول اینڈ پریونشن آف پروفیٹیرنگ اینڈ ہورڈنگ ایکٹ 2021 کی مسودے کی بھی آج کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں سکندریہ کالونی سوڈے وال میں 34 کنال اراضی پر اسٹیٹ آف دا آرٹ گرلز کالج کے قیام کی منظوری بھی کابینہ نے دی ہے، جو اس علاقے کے لوگوں کی دیرینہ ڈیمانڈ تھی، اور وہ بھی کابینہ نے اس کو منظور کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آج اجلاس میں جو بورڈ آف ریونیو کے سینئر ممبر ہیں بابر حیات تارڑ صاحب، کابینہ نے ان کے والد کے انتقال پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے اور مرحوم کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ شکریہ۔ ناظرین، عشاء کی اذان کا وقت ہو چکا ہے، سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عوامی خدمت کا عزم لیے خیبر پختونخوا کا بلدیاتی انتخابی مارکہ سر کرنے کے لیے خواتین بھی میدان میں آ گئی ہیں اور انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی ہیں۔ کس ضلع میں کتنی خواتین الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں اور کس ضلع میں غیر معمولی مقابلے ہو رہے ہیں، اس بارے میں دیکھیے الیکشن سیل کی خصوصی رپورٹ۔ سرد موسم میں خیبر پختونخوا میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر ہے۔ پہلے مرحلے کے 17 اضلاع میں ہونے والے انتخابات میں خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ انتخابی مہم میں سرگرم دکھائی دے رہی ہیں۔ اس انتخابی عمل میں کل 3903 خواتین حصہ لے رہی ہیں، جس میں پشاور سے 427، نوشہرہ 253، چارسدہ 254، خیبر 153، مہمند 159، مردان 262، سوابی 166، کوہاٹ 136، کرک 169، ہنگو 71، بنو 265، لکی مروت 334، ڈیرہ اسماعیل خان 378، ٹانک 162، بنیر 165 اور باجوڑ سے 228 خواتین کے بیچ جوڑ پڑے گا، جبکہ ان 17 اضلاع میں خواتین کے لیے 2976 علیحدہ اور 2860 مشترکہ پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، جس میں کل 56,52,976 خواتین اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گی۔ میں تحصیل ہری پور کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں، تحصیل ناظم کے لیے، اور پورے KPK میں میں پہلی خاتون ہوں جو اس سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہوں۔
इन बल्दियाती इलेक्शंस में खवातीन के दरमियान कई दिलचस्प मुकाबले भी हो रहे हैं। इनमें से एक दिलचस्प मुकाबला मर्दान के रिहायशी अशफाक हुसैन की 2 बीवियों का है। एक बीवी कौंसलर तो दूसरी खवातीन के लिए मखसूस नशिस्त पर इंतखाब में हिस्सा ले रही है। इसी तरह अफगानिस्तान से मुत्तसिल जिला बाजोड़ में जहाँ कुछ अरसे कबल खवातीन का घरों से बाहर निकलना मुश्किल था, वहीं मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली सना परवेज गैर मुस्लिम नशिस्त पर बिला मुकाबला जनरल कौंसलर मुंतखब हुई हैं। यकीनन यही वो हकीकी तब्दीली है जिसकी मुंतजिर खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन थीं। जीतने वाली खवातीन दीगर खवातीन के मसाइल बेहतर अंदाज में हल करेंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि जराइम पर काबू पाने के लिए पॉलिसिंग का निज़ाम बुनियादी हैसियत रखता है। वो कराची में नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद के 24वें इब्तदाई कमांड कोर्स और 48वें खुसूसी तरबियती प्रोग्राम के शुरका से खिताब कर रहे थे। गवर्नर सिंध का कहना था कि एक पुलिस ऑफिसर आवाम की जान माल की हिफाजत और जराइम की रोकथाम करके इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने का काम करता है। उन्होंने कहा कि नौजवान अफसरान मसावात और मुनसिफाना बुनियादों पर कानून नाफिज करके अपने महकमे का इमेज अच्छा बनाएं। सिंध हुकूमत की जानिब से मुसलसल गैरानी इक़दामात और वज़ीर आला सिंध की गैर जमहूरी तकरीर के मामले पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने सदर ममलकत और वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है, जबकि ख़त की कॉपियाँ चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली को भी भिजवा दी गई हैं। ख़त के मतन में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। वज़ीर आला सिंध की तकरीर किसी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के मुताबिक नहीं। सिंध हुकूमत असम्बली में अपनी अक्सरियत का गलत इस्तेमाल करके गैर आइनी इक़दाम कर रही है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध असम्बली में तमाम अपोजिशन जमातों समेत सिंध की आवाम ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत के चेयरमैन ज़ीशान खानजादा की ज़ेर सदारत सरहदी शहर चमन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों का इजलास हुआ। इजलास में पाक अफगान सरहदी तिजारत से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर लाए गए और तिजारत के लिए बॉर्डर गेट के औकात कार, जॉइंट बॉर्डर मार्केट, बैनुल-अक़वामी तिजारत के हुसूल के लिए जिद्दत और मकामी ताजरों को कारोबारी सहूलियात की फराहमी समेत सनतों के फ़रोग के हवाले से तजावीज़ दी गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने कारोबार के फ़रोग समेत ब्रांच और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम समेत NLC में चमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी से मुतालिक सिफारिशात पेश की। सेनेट कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर ज़ीशान खानजादा और रुकन कमेटी सेनेटर दिनेश कुमार ने ITTMS के तामीरी प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। उन्हें पाक अफगान बॉर्डर चेक पोस्ट पर FIA इमिग्रेशन के अमले की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। बरजस्ता और बेसाख्ता शेर कहने वाले उर्दू के मशहूर शायर, फलसफी, अदीब और दानिश्वर जॉन एरिया के मद्दाह आज भी उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। जॉन की शख्सियत और अंदाज पर देखेंगे ये रिपोर्ट। कोई ताल्लुक ही न रहे जबकि सबब भी बाकी हो। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? क्या तुम अब भी बाकी हो? वाह 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 वाह। सैयद शफीक एलिया, रईस अमरोही और सैयद मोहम्मद तकी के खानवादे में आँख खोलने वाले सैयद हुसैन जॉन असगर नकवी अलमारूफ जॉन एरिया जदीद उर्दू शायरी का बड़ा नाम है। जॉन अपने गैर रवायती अंदाज की वजह से बेहद मकबूल हुए। फलसफे, मंतक, तसव्वुफ, इस्लामी तारीख, मगरबी अदब और सबसे बढ़कर कबाला में जॉन की गैर मामूली दिलचस्पी के असरात उनकी शायरी पर वाज़े नजर आते हैं। तेरे गुलाब तरसते हैं तेरी खुशबू को, वो तेरी सफेद चमेली तुझे बुलाती है। जॉन की तरबियत अमरोहा के सादात घराने में हुई, लेकिन उनकी मतलून मजाजी ने उन्हें बहुत ज्यादा मजहबी रंग में रंगने ना दिया। जॉन 1957 में भारत से पाकिस्तान मुंतकिल हुए। जॉन की शायरी और नसर में फलसफे और मंतक के साथ साथ उनके मिजाज की तलखी और शिद्दत पसंदी भी नुमाया है। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। जॉन एलिया ने पहला शेर 8 बरस की उम्र में कहा, लेकिन उन्हें अपना कलाम शाया कराने में कोई दिलचस्पी ना थी। इसलिए उनकी पहली किताब 90 की दहाई में मंजरे आम पर आई, जब उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी और गालिब गुमान है कि अब भी उनका बहुत सा काम गैर मतबूआ है। जॉन ने 8 नवंबर 2002 को इस जहाने फानी को अलविदा कहा, लेकिन इस मुनफरिद मिजाज और अंदाज के शायर को तवील अरसा तक याद रखा जाएगा। नाजरीन, कुछ मौसम की बात हो जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा।
नाज़रीन, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात मोहम्मद रियाज। सर, बताइएगा कि क्या कुछ बारिशें मुतवक्के हैं? मौसम बहुत खुश्क होता जा रहा है जिसकी वजह से गले और नाक के अमराज भी पैदा हो रहे हैं स्मोक की वजह से। कुछ नवीद सुनाइएगा बारिशों की। नहीं, अभी फिलहाल कोई है सच बहुत अच्छा वेदर सिस्टम तो नहीं है, लेकिन एक कमज़ोर सा वेदर सिस्टम इस वक्त मुल्क के इंतहाई बलाई हिस्सों में से गुजर रहे हैं, और जिसकी वजह से कोई आज आगे आइंदा जो 12-14 घंटे हैं उसके दौरान बादल आ सकते हैं और कुछ लाइट किस्म की एक्टिविटी या हल्की बारिश हो सकती है, और ख़ासकर शमाली इलाकों में कुछ बादल आएंगे जिसमें लाइट रेन एक्टिविटी है, और केपी के कुछ इलाकों में सिमिलरली रावलपिंडी स्मोक और फॉग में कब तक कमी मुतवक्के है? और कराची वालों के लिए भी बताइएगा, क्या कोई खुशखबरी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कराची में इसी तरह वेदर रहेगा। सिमिलरली पंजाब के दीगर हिस्सों में भी, पंजाब में भी ऐसे ही स्मॉगी जो सिचुएशन है वो भी फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। अलबत्ता इसके जो शिद्दत है उसमें पॉसिबिलिटी है कि स्लाइटली कमी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। बस एक्सट्रीम जो नॉर्थ पार्ट है इसमें जैसे हम 24 घंटे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइट किस्म की एक्टिविटी पॉसिबिलिटी है। मोहम्मद रियाज साहब, ये भी बताएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बताता है इस वक्त इस्लामाबाद में? इस वक्त तो ठीक है, इस्लामाबाद में तो बिल्कुल सही है। कोई नॉर्मल स्टेटस में, मॉडरेट के स्टेटस में है, कोई ज्यादा कोई स्वेयर एक्टिविटी में नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीजी मेट हैं और तमाम तर हालात बताए कि कराची वालों के लिए खुशखबरी नहीं है और हुमा इस्लामाबाद वालों के लिए भी कोई ख़ास अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बारिशें आइंदा चंद रोज़ तक तो मुमकिन नहीं है कि हों, लेकिन एक्सपेक्टेडली हो भी सकती हैं। दुआ कीजिए कि बारिश हो, गले नाक कान के अमराज जो हैं उनमें कुछ कमी आए और सर्दी की शिद्दत भी थोड़ी सी कम हो, फोग और स्मोक में भी थोड़ी सी कमी आ जाए। बिल्कुल नाज़रीन, इसी के साथ ही कैबिनेट टावर से आपसे चाहेंगे इजाज़त। हुमा मलिक और सलमा कोसर को दीजिएगा हमारी पूरी न्यूज़ टीम की हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।